बिहार के विधानसभा चुनाव समेत देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट इस के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे कैसे इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के जो असली बड़े उम्मीदवार है दोस्तों उनके द्वारा बीजेपी के मंत्री के खिलाफ एक ऐसा एक्शन लिया गया कि अब बीजेपी का नेता कानूनी कार्रवाई की कोशिश करके इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को ही दबाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों बताएंगे कौन से भाजपा के मंत्री खुद अपने आप ही एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर नरेंद्र मोदी का प्रचार करने के लिए पहुंचे मोदी के मंत्री को सामने से जोरदार विरोध का सामना करना पड़ा। दोस्तों इसी के साथ में बताएंगे एक के बाद एक 4 भाजपा के बड़े मंत्रियों को लेकर एक बार फिर से एक्सपोज किया गया है दोस्तों। और तेजस्वी यादव की यात्रा के आखिरी दिन आखिर कैसा रहा बिहार के अंदर उनका दौरा, और प्रियंका गांधी के होने वाली यात्रा से पहले किस तरीके की चल रही है तैयारी, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे दोस्तों। और प्रशांत किशोर क्यों राहुल गांधी की तारीफ करते हुए एक बड़ा बयान दे रहे हैं, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार नीतीश और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्री चुनाव हारेंगे तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इस मामले को लेकर पहुंचती रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर यूट्यूबर पत्रकार दिवाकर सहनी के साथ में मारपीट करने के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बिहार सरकार के मंत्री और विधायक जीवेश मिश्रा के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर तेजस्वी यादव पूरे काफिले के साथ पहुंच गए थे दोस्तों। और बीजेपी के नेता पर पहले रात में शिकायत नहीं दर्ज करवाई गई तो तेजस्वी यादव ने पूरे लाव लश्कर के साथ में जाकर शिकायत दर्ज करवा दी दोस्तों, जिससे मंत्री इतना ज्यादा भड़क गया कि पहले तो तेजस्वी यादव के खिलाफ उल्टा माई बहन योजना को लेकर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवा दी गई दोस्तों। उसके बाद भी तेजस्वी यादव लगातार जीवेश मिश्रा को अपने निशाने पर लेते रहे तो अब तेजस्वी यादव को लीगल नोटिस यानी कानूनी नोटिस भेजा गया है। जो जानकारी है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जीवेश मिश्रा ने आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को कानूनी नोटिस भेजकर 15 दिनों में सार्वजनिक रूप से माफी की अपील की है दोस्तों, और कहा है कि अगर ये मांग पूरी नहीं की गई, माफी नहीं मांगा गया तो उनके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। यानी तेजस्वी यादव को धमकी देते हुए 15 दिनों की मोहलत दी गई है दोस्तों। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने दवाई घोटाले का आरोप लगाते हुए जीवेश मिश्रा के खिलाफ बयान दिया था दोस्तों, जिसे लेकर बीजेपी का नेता भड़का हुआ है और कह रहा है कि मैंने कभी नकली दवाई नहीं बेची, जो आरोप लगाए गए थे वो गलत है। कुल मिलाकर दोस्तों अगर नोटिस ही भेजना था मानहानि का तो तेजस्वी यादव के खिलाफ उस मामले पर भेजता जिसमें तेजस्वी यादव सहनी के समर्थन में जाकर मारपीट के मामले पर जीवेश मिश्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हैं, लेकिन शायद वो जानते हैं कि मारपीट में उनका हाथ होगा, इसीलिए दोस्तों तेजस्वी यादव के खिलाफ वहां पर मानहानि करने से बच रहे थे और यहां पर आकर कह रहे हैं कि मैंने दवाई चोरी कभी नहीं की, जो आरोप लगाए गए मेरा मानहानि किया गया है। देखते हैं इस पर तेजस्वी यादव की क्या प्रतिक्रिया होती है दोस्तों। कुल मिलाकर कोशिश की जा रही है कि तेजस्वी यादव जो इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं बिहार चुनाव के लिए दोस्तों, उन्हीं पर दबाव बनाया जाए। इस तरीके के नोटिस भेजे जा रहे हैं, 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी ने बिहार में एनडीए गठबंधन को एकजुट करने के लिए अपने कैबिनेट मंत्री को भेजा दोस्तों। आपको बता दें कि मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री नित्यानंद राय एक सभा करने के लिए पहुंचे थे दोस्तों। एनडीए के कार्यकर्ताओं को एकजुट करके चुनावी अभियान में उतरने की अपील के लिए पहुंचे थे, लेकिन अररिया के अंदर उनके कार्यक्रम के दौरान जबरदस्त बवाल हो गया दोस्तों। मंच पर बीजेपी के स्थानीय विधायक जयप्रकाश यादव मौजूद थे दोस्तों। जैसे ही जयप्रकाश यादव भाषण देने के लिए आते हैं, लोगों ने जोर जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए कि जयप्रकाश यादव मुर्दाबाद, यानी भाजपा का विधायक मुर्दाबाद। और बीजेपी के विधायक के खिलाफ जमकर नाराजगी देखने को मिली दोस्तों, और भी कई नारे लगाए गए। लोगों ने कुर्सियां उछाली और चप्पल दिखाए बीजेपी के विधायक को और कहा कि इन्होंने कोई विकास नहीं किया है, भाजपा तुझसे बैर नहीं, बीजेपी के उम्मीदवार की खैर नहीं, यानी भाजपा विधायक जयप्रकाश यादव की खैर नहीं, उसे बदलने की मांग की जा रही है दोस्तों। आपको बता दें कि दलित समाज की महिलाओं ने कहा कि उनके इलाके के अंदर कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है, सड़क और पानी जो है मूलभूत सुविधाएं वो भी उपलब्ध नहीं करवाई गई है। और कई बार सांसद और विधायक के दरबार में गए, लेकिन हर बार सांसद और विधायक ने कोशिश किया कि हमारी आवाजों को दबाया जाए, और अब आ गए हैं वापस से हमसे वोट लेने के लिए और ये कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। हम इनका पूरी तरीके से विरोध करते हैं, यानी स्थानीय विधायक का जबरदस्त विरोध हुआ है दोस्तों। ये पहली बार नहीं है, ऐसे ललन सिंह से लेकर जनता दल यूनाइटेड के कई सारे मंत्रियों के सामने प्रत्याशी बदलने को लेकर विरोध हो चुका है दोस्तों। और विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया है कि स्थानीय विधायक को लोगों ने बोलने तक नहीं दिया, 10 मिनट भी नहीं बोले और मंच से चले गए दोस्तों। तब जाकर लोगों का गुस्सा थोड़ा बहुत शांत हो पाया और ये सारी चीजें केंद्रीय मंत्री के सामने चल रही थी दोस्तों। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जाकर बताया कि बिहार के अंदर जनता में जोरदार तरीके का आक्रोश है, स्थानीय विधायक यानी भाजपा के विधायक को लेकर ही आक्रोश है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भाजपा अपने सारे विधायकों के टिकट काट दे तब भी उनके खिलाफ गुस्सा लगातार रहेगा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। वैसे भी 20 साल का गुस्सा लोगों का लगातार बिहार के अंदर बढ़ते बढ़ते अब एकदम चरम सीमा पर पहुंच चुका है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों,
जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर एक एक करके भाजपाइयों की जमकर पोल खोल रहे हैं। दोस्तों प्रशांत किशोर ने एनडीए गठबंधन के जो अपने आप को ईमानदार मंत्री बनते हैं दोस्तों उन सब की पोल खोली है। प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे को लेकर आरोप लगाया कि उनकी पत्नी उर्मिला पांडे के पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट में उन्होंने अकाउंट का नंबर भी बताया है दोस्तों, उसमें 2019 और 2020 में 2 करोड़ 12 लाख रुपए जमा हुए। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि रुपया कहां से आया, पैसा कहां से आया। मंगल पांडे ने कहा था कि उन्होंने दिल्ली में फ्लैट खरीदने के लिए अपने पिताजी से 25 लाख रुपए का कर्ज लिया। पीके ने कहा कि ऐसा था तो उनकी पत्नी के अकाउंट में ये रकम कैसे आ गई। उन्होंने कहा कि मंगल पांडे अगर इसका जवाब नहीं देते तो हम इस मामले पर और खुलासे करेंगे और बताएंगे कि किस किस अकाउंट में ये पैसा गया था। यानी एक एक किस्तों में वो खुलासे करते जा रहे हैं दोस्तों। और ये अच्छी बात है कि पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट होकर एनडीए गठबंधन के एक एक मंत्रियों की कलाई खोल रहा है कि 20 साल में इन्होंने विकास के नाम पर कितना हेरफेर किया है दोस्तों। इसके बाद सम्राट चौधरी ने एक और नेता को एक्सपोज किया दोस्तों। दूसरा टारगेट था उनका अशोक चौधरी। अशोक चौधरी पर उन्होंने निशाना साधते हुए कई 100 करोड़ के जमीन घोटाले का आरोप लगाया दोस्तों और बताया कि अपने पीए के पास पहले जमीन ट्रांसफर करवा दिया, उसके बाद अपनी बेटी सांभवी चौधरी को वो जमीन दिलवा दी उतने ही दाम पर, और ऐसे कई और जमीनों को लेकर घालमेल करने की कोशिश की गई। इसके बाद अशोक चौधरी को एक्सपोज करने के बाद उन्होंने सवाल पूछा और कहा कि जो मैंने आरोप लगाए उसका जवाब दो, वरना और भी अगले किस्त की सबूत लेकर आएंगे और दोबारा से और गंभीर आरोप लगाएंगे। प्रशांत किशोर ने इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय जायसवाल को भी निशाने पर लेते हुए पेट्रोल पंप के माध्यम से सरकारी धन की लूट का आरोप लगाया दोस्तों। उन्होंने कहा कि बेतिया शहर के छावनी इलाके में संजय जायसवाल के परिवार का एक पेट्रोल पंप है जिसके पास फ्लाईओवर बनना था। संजय जायसवाल कई साल तक फ्लाईओवर सिर्फ इसलिए नहीं बनने दिया कि पेट्रोल पंप की बिक्री प्रभावित हो जाएगी। उन्होंने एक वक्त पेट्रोल पंप पर सार्वजनिक बोर्ड भी लगवाया था कि फ्लाईओवर का निर्माण मेरे नहीं राज्य सरकार की वजह से रुका हुआ है। कुल मिलाकर दोस्तों और भी कई सारे इन लोगों को एक्सपोज किया जा रहा है। मंगल पांडे को लेकर भी आरोप लगा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि पूरा विपक्ष जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और जनसुराज तीनों मिलकर काम कर रहे हैं और ये अच्छी बात है, तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा इसी के साथ में। सबको पता है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व अगर कोई नेता बिहार चुनाव में करेगा तो वो तेजस्वी यादव करेंगे और डंके की चोट पर करेंगे दोस्तों। और इंडिया गठबंधन के लगभग सारी पार्टियां इस बात को स्वीकार करने लगी है, लेकिन जब तक सीट बंटवारा नहीं होगा तब तक ऑफिशियल तौर पर अनाउंसमेंट नहीं किया जा सकता और ये बात सबको पता है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। सांसद ने महागठबंधन की एकजुटता और जनता के सामने तेजस्वी के नेतृत्व को प्रमुखता से बताते हुए कहा कि उनका नाम ही बिहार में विकास और बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने ये भी जोर दिया कि सभी गठबंधन दलों को मिलकर तेजस्वी यादव को चेहरा बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि 200 सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, इसीलिए ऑफिशियल तौर पर यानी आधिकारिक तौर पर किसी भी इंडिया गठबंधन की पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम नहीं लिया जा रहा दोस्तों। लेकिन एक बात है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही बात है और कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता इस बात को स्वीकार करके कहीं ना कहीं संकेत दे ही रहे हैं कि तेजस्वी यादव का ही नेतृत्व होगा और इंडिया गठबंधन के बिहार से जुड़ी हुई अपडेट के लिए लगातार बने रहिए दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जिसमें पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के समर्थकों के द्वारा प्रखंड मुख्यालय में एक बैठक आयोजित की गई दोस्तों। इसकी अध्यक्षता रितेश रंजन ने की। बैठक में 26 सितंबर को प्रियंका गांधी खगड़िया आगमन हो रहा है दोस्तों, इसे लेकर चर्चा की गई। बताया गया है कि सभी सीटों पर कार्यकर्ताओं ने खगड़िया जाने की तैयारी पर चर्चा की है। रितेश रंजन ने कहा कि पार्टी समर्थक इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। चौसा प्रखंड के कार्यकर्ता सम्मेलन में सभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं और स्थानीय लोगों से आधिकारिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया गया है दोस्तों। कुल मिलाकर पप्पू यादव प्रियंका गांधी की रैली को लेकर तैयारी खुद से कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी को सामने से आकर नेतृत्व करना चाहिए और उनके नेतृत्व में बिहार कांग्रेस आगे बढ़ेगी तो पार्टी को जबरदस्त तरीके की सफलता मिलेगी, तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर राहुल गांधी को लेकर प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से तारीफ की है दोस्तों। राहुल गांधी के द्वारा लगातार वोट चोरी को लेकर उठाए जा रहे सवाल को लेकर प्रशांत किशोर से सवाल पूछा गया दोस्तों, तो इसका उन्होंने जवाब दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी इस देश में विपक्ष के नेता हैं और देश की 60% आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के अंदर केवल 40% के आसपास वोट शेयर एनडीए गठबंधन वालों को मिला है, यानी नरेंद्र मोदी को केवल 40% लोगों के समर्थन हासिल है। बाकी 60% जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी का विरोध किया वो विपक्ष के नेता के साथ में खड़े हैं, इसीलिए राहुल गांधी को 60% लोगों का समर्थन है। जब तक ये तथ्य सामने नहीं आ जाते हैं कि राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए आरोप में जांच के बाद क्या निकला है, उन्होंने कहा कि जरूरी है कि चुनाव आयोग को मामले पर
संज्ञान लेना चाहिए। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं तो उसकी गहनता को समझना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की बात एकदम सही है कि इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए और प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं उसके अनुसार बीजेपी को अब राहुल गांधी की बातों पर ध्यान देना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारत के एक से बढ़कर एक टैलेंटेड लोग अमेरिका चले जाते हैं दोस्तों। और अमेरिका जाने के लिए सबसे आसान रास्ता होता है H1B वीजा, जिस वीजा का इस्तेमाल करके कुछ दिनों तक अमेरिका में काम करने के बाद भारतीय लोग अमेरिका की नागरिकता भी ले लेते हैं दोस्तों। ऐसे में H1B वीजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा उसकी शर्तों को और ज्यादा कठिन कर दिया गया है दोस्तों। अगर कोई भारतीय अमेरिका में H1B वीजा लेना चाहता है तो उसको 88 लाख रुपए देना पड़ेगा और पहले जो 8 लाख रुपए था उसे बढ़ाकर 88 लाख किया गया, जिसके कारण भारत में कई सारे लोग जो इस उम्मीद में बैठे थे कि अमेरिका में जाकर रहेंगे उन लोगों के लिए तगड़ा झटका है दोस्तों। राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने लिखा कि भारत के पास कमजोर प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी ने 2017 का पोस्ट फिर से शेयर किया। उस वक्त भी नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा था कि प्रधानमंत्री ने H1B वीजा पर अमेरिका से बात नहीं की थी। यानी दोस्तों H1B वीजा के कारण भारत को अच्छा खासा पैसा अमेरिका से आता है। यानी भारत के लोग जो जाकर अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनियों में, सिलिकॉन वैली जैसे टेक हब में जाकर यानी तकनीक के सबसे बड़े कंपनियों में काम करके पैसा इकट्ठा करते हैं और अपने परिवार को इंडिया में पैसा भेजते हैं, मनी ऑर्डर करते हैं दोस्तों, जिसके कारण भारत में अच्छा खासा रेमिटेंस यानी विदेशी मुद्रा आता है। और अगर H1B वीजा में इस तरीके की शर्तें रख दी गई है तो अब भारतीयों का वहां जाना मुश्किल होगा दोस्तों। और अमेरिका से जो पहले भारत को पैसे मिला करते थे, ट्रांसफर हुआ करता था, अब वो भी कम हो जाएगा। एक तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को एक तरीके से झटका है दोस्तों। आप लोग इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरीके से असफल है, कमजोर प्रधानमंत्री है, इसलिए इस तरीके के निर्णय अमेरिका ले रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही दोस्तों राजनीतिक हलचलें तेज हैं। इसी क्रम में शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री, आरा के पूर्व सांसद, बीजेपी के नेता RK सिंह आरा पहुंचे दोस्तों, जहां पर चंद्रवंशी जिला सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान मीडिया से उन्होंने आरा से चुनाव लड़ने और भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की राजनीतिक भूमिका को लेकर भी सवाल किया दोस्तों। चुनाव लड़ने के सवाल पर RK सिंह ने कहा कि यह पूरी तरीके से पार्टी का निर्णय है। उन्होंने साफ कहा कि किसे कहां से टिकट देना है ये नेतृत्व तय करेगा। वहीं पर पवन सिंह को लेकर पूछे गए सवाल पर वो बोलते हैं कि पहले टिकट मिलना, फिर टिकट कटना, उसके बाद दूसरी जगह से देने की बात करना, लेकिन अंत में नहीं देना। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से किसी को भी दर्द होगा। यानी पवन सिंह को जैसे बीजेपी के द्वारा बिहार में टिकट नहीं दिया गया था, उसके बाद वो काराकाट से लड़ लिए दोस्तों, जिसके कारण काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान का सामना करना पड़ गया। तो इसी बात पर अपना समर्थन जता रहे हैं पवन सिंह के लिए आरा के सांसद। हालांकि क्या विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार अधिकार यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव ने बीते दिन अपने यात्रा का समापन किया है दोस्तों। तेजस्वी यादव लगातार 4 दिन पूरे बिहार के 10 जिलों को कवर करते दिखाई दिए। यानी टोटल 5 दिन में उन्होंने पूरे बिहार के 10 जिले कवर कर लिए दोस्तों। हर दिन 2 जिले कवर किए। ऐसे में बीते दिन भी उनके कई सारे विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम हुआ दोस्तों। उन्होंने शुरुआत की थी समस्तीपुर से, आगे बढ़ते हुए सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, इसके बाद मोरवा पहुंचे दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हुए पातेपुर विधानसभा क्षेत्र में, फिर महुआ विधानसभा क्षेत्र में, फिर हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में का कार्यक्रम हुआ और आखिरकार वो पटना वापस लौटे हैं दोस्तों। यानी राहुल गांधी के द्वारा वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जिन जिलों को इंडिया अलायंस कवर नहीं कर पाए था दोस्तों, उनको तेजस्वी यादव ने 5 दिनों के अंदर कवर कर लिया और यह सुनिश्चित कर दिया कि इंडिया गठबंधन के लिए हर जिला बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय जनता दल ने जो 10 जिले कवर किए हैं दोस्तों, वो ज्यादातर आरजेडी के दबदबे वाले जिले हैं। आप लोग इस पर क्या अपनी राय देना चाहते हैं? 2 शब्द जरूर लिखिएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर तेजस्वी यादव ने इस दौरान कई सारी रैलियों को संबोधित किया दोस्तों। तेजस्वी यादव बीते दिन पिंक कलर की टी-शर्ट में दिखाई दिए, जिसमें उनके हाथ के पास आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल लिखा हुआ है और उन्होंने पार्टी के समर्थकों को संबोधित किया दोस्तों। बस रूपी रथ से लोगों को संबोधित कर रहे थे और उनका जो मुख्य एजेंडा है उसी के इर्द गिर्द उन्होंने सारी बातें कही है। तेजस्वी कहते हैं कि युवाओं ने क्रांति की बिगुल बजा दी है। बिहार के युवा एक पैर पर खड़े हैं। लोकतंत्र के साथ ठगी करने वाले चुनाव आयोग, उसके भ्रष्ट तंत्र ने जनतंत्र की जननी बिहार में अब की बार अगर वोट चोरी
भी सीट चोरी करने का दुस्साहस किया तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, बख्शेगी नहीं। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि बिहार की जनता पूरी तरीके से इन लोगों को तगड़ा झटका देने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से काम पर लग जाने के लिए बोला है। दोस्तों उन्होंने कहा कि संगठन जो डिसाइड करेगा, जिसको टिकट देगा, पूरा का पूरा पार्टी और पूरा संगठन एक साथ मिलकर उसके साथ खड़ा हो जाए। और जो भी नेता हैं, जो टिकट के अभ्यर्थी हैं, जिनको लग रहा है कि टिकट उनके लिए जरूरी है, तो उनके लिए भी मैसेज दे रहे हैं तेजस्वी यादव। दोस्तों कहते हैं कि आप लोग अपने उम्मीदवार को यहां से जितवाइए, जिस भी उम्मीदवार को पार्टी टिकट देती है साथ दीजिए। और ये हमेशा निश्चित रहिए कि आपको पार्टी आगे बढ़ाने का काम करेगी। सरकार बनने के बाद राष्ट्रीय जनता दल सबको आगे बढ़ाएगी। जो लोग पार्टी के हित में काम करेंगे, सरकार के हित में काम करेंगे। तो मैसेज उन्होंने दे दिया है कि टिकट केवल एक लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन अगर पार्टी की सरकार बनेगी तो सबको बड़ी भूमिका दी जाएगी और जनता की सेवा करने का मौका दिया जाएगा। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मोतिहारी में जनता दल यूनाइटेड के नेता दिवांशु भारद्वाज ने एक जनसंवाद के दौरान खुले मंच से ऐलान किया है कि वो विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे। दरअसल दोस्तों बीजेपी ने पहले ही मौजूदा विधायक प्रमोद कुमार को उम्मीदवार प्रोजेक्ट कर दिया था, जिससे अंदरूनी खींचतान और ज्यादा बढ़ गई है। बापू महात्मा गांधी सभागार में दिव्यांशु भारद्वाज ने जनसंवाद किया और जुलूस के साथ पहुंचकर हजारों की भीड़ को अगले विधानसभा चुनाव में मोतिहारी से लड़ने का ऐलान करते हुए साथ में रहने की उम्मीद की दोस्तों, जिससे समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। सोशल मीडिया और वीडियो से कवरेज जो पता चला है कि मोतिहारी से वो चुनाव लड़ेंगे, इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि अभी तलवारें खींचनी बाकी है। दोस्तों एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और सांसद राधा मोहन सिंह की मौजूदगी में प्रमोद कुमार को मोतिहारी से उतारने का सार्वजनिक संकेत दिया गया था, घोषणा की गई थी, जिस पर बीजेपी का दावा पहले से स्पष्ट हो गया है। दोस्तों प्रमोद कुमार 2005 में इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2020 में बड़ी बढ़त के साथ उन्होंने चुनाव जीता था। दोस्तों जेडीयू के नेता दिवांशु ने कहा कि शीर्ष नेताओं का आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है। मोतिहारी के युवा सक्रिय नेतृत्व चाहते हैं। सभागार में भीड़ और समर्थन को आधार बनाकर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। दोस्तों ऐसे में जनता दल यूनाइटेड का भी उम्मीदवार अगर यहां पर इस सीट पर उतर जाएगा तो इसका मतलब बीजेपी के उम्मीदवार के सामने बड़ी चुनौती होगी। और जिस तरीके का भीड़ उन्होंने जुटाया है तो उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 10,000 वोट भी अगर काटेंगे तो यह नुकसान एनडीए गठबंधन को ही होगा। आप लोग इस पूरे मामले पर 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। दोस्तों ऐसे में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में कमल खिलाने के लिए अभी से चुनावी रणनीति बना रही है। दोस्तों बीजेपी पश्चिम बंगाल इकाई ने चुनावी तैयारियों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मंथन करना शुरू कर दिया है। दोस्तों बंगाल बीजेपी और संघ के बीच में समन्वय बैठक का एक पूरा दौर शुरू हुआ है। पश्चिम बंगाल बीजेपी और संघ के बीच में समन्वय बैठक का उद्देश्य 2026 के विधानसभा चुनाव को टारगेट करना है। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी विपक्ष के बीजेपी के नेता भी मौजूद थे और सामिक भट्टाचार्य जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वो भी मौजूद थे। दोस्तों यानी इस बार बंगाल के चुनाव में आरएसएस को बीजेपी आगे करके मोबिलाइजेशन करवाना चाहती है, यानी भीड़ जुटाना चाहती है। और जिस तरीके के समीकरण बंगाल के अंदर बनते जा रहे हैं दोस्तों, भाजपा को लग रहा है कि इस बार वो सत्ता हासिल कर लेंगे। लेकिन कई सारे चुनाव में देखा गया कि तृणमूल कांग्रेस एक जबरदस्त तरीके की वापसी करती दिखाई दी दोस्तों, और टीएमसी ने अपना दबदबा दिखाते हुए बीजेपी को कई सीटों पर जमानत जब्त करवाकर वापस भेजा था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी 2021 को भी रिपीट कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। साथ साथ क्या तेज प्रताप यादव को टिकट देंगे तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने के लिए, ये सवाल जब तेजस्वी यादव से डायरेक्ट पूछा गया तो उनका जवाब आया है। दोस्तों तेजस्वी यादव से मीडिया वाला बोलता है कि क्या आपके भाई तेज प्रताप यादव आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, क्या महुआ से चुनाव लड़ेंगे? तो इस पर जवाब देते हुए तेजस्वी कहते हैं कि आरजेडी में जिसकी सदस्यता है वही हमारी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ेगा, यानी बिना पार्टी के सदस्यता के कोई हमारे सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ सकता, ये पार्टी की नीति है। उनसे अगला सवाल पूछा गया कि अगर आपके बड़े भाई तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ते हैं तो आप उनके लिए प्रचार करने के लिए जाएंगे? तो इस पर जवाब देते हुए तेजस्वी कहते हैं कि हमारी अपनी पार्टी है, अपना विचारधारा है और हम सबको शुभकामनाएं देते हैं। यानी इनडायरेक्ट तरीके से उन्होंने मना किया है दोस्तों, टिकट देने का कोई सवाल ही नहीं है। और तेज प्रताप यादव को पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी और ज्वाइन तभी कर पाएंगे जब लालू यादव जी की ओर से इजाजत मिलेगा दोस्तों। तो अभी मुश्किल है कि तेज प्रताप यादव राष्ट्रीय जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़े। साथ साथ दोस्तों बीजेपी के लिए तमिलनाडु से एक बुरी खबर सामने आई है। खबर यह है कि थालापति विजय की पार्टी ने पूरे तमिलनाडु के अंदर जोरदार तरीके का घमासान मचा रखा है दोस्तों। विपक्ष के नेता के तौर पर एक मजबूत दावेदारी दिखा रहे हैं, एक छोटा सा रोड शो भी करने के लिए जाते हैं दोस्तों तो कई सारे रोड जाम हो जाते हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम देखने को मिलता है, छतों से लेकर रोड पर लोग ही लोग नजर आते हैं। जिसके बाद टीवीके पार्टी के नेता थालापति विजय कहते हैं कि इस बार का चुनाव डीएमके पार्टी और थालापति विजय की पार्टी टीवीके पार्टी के बीच में होगा, यानी यहां पर बीजेपी और एआईडीएमके को कोई पूछने वाला नहीं है, यानी विपक्ष की भूमिका थालापति विजय निभा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सारी तैयारी की वो तमिलनाडु के अंदर विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, वो एकदम खत्म होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर
बताया गया इस पूरे मामले पर। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल यानी EAC के सदस्य संजीव सान्याल ने शनिवार को कहा कि विकसित भारत के लिए हमारा जुडिशियल सिस्टम सबसे बड़ा बाधा है, यानी हमारी न्यायपालिका सबसे ज्यादा दिक्कत कर रही है भारत के विकास के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एडवाइजर है दोस्तों, और उनका बयान काफी बड़ा है। आपको बता दें कि BR गवई के द्वारा कुछ दिन पहले एक बयान दिया गया था दोस्तों, जिसे लेकर बार बार हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई को टारगेट किया जा रहा है। और इस बीच इकोनॉमिक एडवाइजर भी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारे देश की जो न्यायपालिका है, न्याय प्रणाली है, वो सिस्टम पूरी तरीके से भारत के विकास को बाधा पहुंचाती है। आप लोग पूरे मामले पर अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में 3 दर्जन सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी उतारने को लेकर शुरू किया है मंथन। 3 दर्जन का मतलब कांग्रेस पार्टी लगभग 40 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को लेकर मंथन कर रही है दोस्तों, यानी बाकी के जो पहले से जीते हुए विधायक है उनको टिकट लगभग कंफर्म माना जा रहा है। देखते हैं कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर एग्री करती है, गठबंधन का हिस्सा बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।